Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please subscribe. हेलो बच्चों, मैं उमाकांत। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस हम बताए थे आप लोगों को कि अगर किसी भी वायर में एक पॉइंट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हम वहाँ पे आप लोगों को नोट डाउन कराना भूल गए थे, इसको लिख लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन इन ए ब्रिंगिंग ए चार्ज। किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का V = W/Q। वर्क डन का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट कोलम होता है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया जूल पर कोलम। और इसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। 1 वोल्ट का मतलब होता है बेटा जब 1 जूल एनर्जी खत्म हो एक कोलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में। एक कोलम चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जब 1 जूल एनर्जी लगे उसी को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। और जब मैं आप लोगों को करंट पढ़ा रहा था तो वहां भी इस पॉइंट को मेंशन करना भूल गया था कि एमीटर एक डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो आगे का पॉइंट है आप लोगों का, आगे का पॉइंट है ओम्स लॉ। देखिए ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट के बारे में कुछ लॉ दिया था, तो उन्हीं के नाम पे इस लॉ का नाम रखा गया ओम्स लॉ। इन्होंने कहा था कि किसी भी वायर में करंट कितना फ्लो होगा वो उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वायर है इसमें करंट आई है, वो कितना फ्लो होगा ये किस चीज पे डिपेंड करता है? उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। यानी कि इसमें जितना ज्यादा वोल्ट का बैटरी लगा होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और जितना कम वोल्टेज का बैटरी लगा होगा उतना कम करंट फ्लो होगा। ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम ओम्स लॉ है। उन्होंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगा। अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगा। अब इस बात को यहाँ पे समझिए कि अगर हम लोग किसी भी वायर को, ये मान लीजिए एक वायर है आपका यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किए, तो जो करंट होगा वो मान लीजिए कुछ भी होगा, 2 एम्पियर होगा सपोज। अब यहाँ पे बच्चा आप इसको 100 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, तो ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो यही चीज को ओम्स लॉ बताए थे कि जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? वोल्टेज का बढ़ना मतलब कि दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएट होना, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएट होना तो ज्यादा चार्ज फ्लो होगा। यहाँ तक समझ गया? इसी बात को हम लिखवाते हैं। लिखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ at constant temperature and pressure the current flowing through an electric circuit is directly proportional to the पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओम्स लॉ के अनुसार अगर किसी भी वायर का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, फिक्स है, तो जो करंट उस वायर में फ्लो होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस पे। इसका मतलब हुआ बच्चा I प्रोपोर्शनल V, V प्रोपोर्शनल I, और इस साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं R, V इक्वल टू R I। अब वहां ये हो गया आपका ओम्स लॉ। अब यहाँ पे बच्चा ये R क्या है? R जो है आपका वो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है। अब हम आप लोगों को आगे बताएंगे कि रेसिस्टेंस होता क्या है, और उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट जो लिए वो R ही क्यों लिए, जो कांस्टेंट लिए R ही क्यों लिए। यहाँ तक आप लोगों को ओम्स लॉ क्लियर हो गया। ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था, उस लॉ का नाम पड़ा ओम्स लॉ, और इन्होंने उस लॉ में बताया था कि अगर किसी भी वायर का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो उससे जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पे निर्भर करेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे करंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो करंट जो होगा वो भी घटेगा। इसको आप नॉर्मल देख सकते हैं कि अगर आपके पास 2 वोल्ट का बैटरी इस वायर से कनेक्ट है, 2 वोल्ट का बैटरी इस वायर से कनेक्ट है, और उसके बाद इसी वायर को 50 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, तो क्या जो 2 वोल्ट वाले बैटरी से कनेक्ट हुआ था उस टाइम जितना करंट दे रहा था उतना ही 50 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट होने पर करंट देता है? नहीं, करंट बढ़ जाता है अगर बैटरी का वोल्टेज बढ़ता है। तो यही चीज उन्होंने बताया था कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे, यहाँ तक ओम्स लॉ समझ में आ गया, I प्रोपोर्शनल V प्रोपोर्शनल I, और यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे रेसिस्टेंस। अब यहाँ आप लोगों को बताएंगे कि रेसिस्टेंस होता क्या है, फर्स्ट चीज बताएंगे रेसिस्टेंस होता क्या है, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे हम कांस्टेंट रेसिस्टेंस ही क्यों लिए। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। इसके बाद लिखिए रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। देखिए ओम्स लॉ से हम लोग बताए थे कि जो करंट होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। I प्रोपोर्शनल V, V प्रोपोर्शनल I। अब यहाँ से इस साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट को यूज किए थे R, जिसको हम बताए थे रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस होता क्या है, और इसको हम लोग यहाँ पे क्यों यूज किए? V इक्वल टू RI। इसको हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज किए R, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज किए R, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो हम आप लोग को बताएंगे कि रेसिस्टेंस होता क्या है और इसका इस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे क्यों यूज किया। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस क्या होता है इस बात को समझिए। रेसिस्टेंस देखिए किसी भी वायर का प्रॉपर्टी होता है कि वो चार्ज के फ्लो को अपोज कर सके। इस बात को लिखे, फिर आप लिख कर ही समझ जाएंगे। इसके बाद हम आप लोगों को समझाते हैं अगर समझ नहीं आता तो। रेसिस्टेंस इट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल which पढ़िए रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है विच अपोज और स्लो डाउन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज, जो कि किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है, विरोध करता है, यानी कि रोकता है, उसको फ्लो नहीं होने देता है। एक वायर है, इसका रेसिस्टेंस अगर ज्यादा है, R ज्यादा है, तो इसमें करंट का फ्लो कम होगा, और अगर R कम है तो इलेक्ट्रिक का रेसिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज्यादा होगा। रेसिस्टेंस एक वायर का ऐसा प्रॉपर्टी होता है,
जो चार्ज के फ्लो को अपोज करता है यानी कि फ्लो नहीं होने देता है। रेसिस्टेंस एक वायर का प्रॉपर्टी होता है जो चार्ज को फ्लो या इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप में से फ्लो नहीं होने देता है। तो जिसके पास जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा वो उतना ही कम चार्ज को फ्लो होने देगा, यानी कि उसमें उतना ही इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो होगा, और जिसका जितना कम रेसिस्टेंस होगा उसमें चार्ज या करंट उतना ही ज्यादा फ्लो होगा। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गया कि रेसिस्टेंस किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है कि वो कितना करंट को रोक सकता है फ्लो होने से। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज्यादा रोकेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे, रेसिस्टेंस समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ पे रेसिस्टेंस को ही क्यों कांस्टेंट लिया। सपोज इस बात को एक एग्जांपल समझिए कि हम आप लोगों को बताए थे कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। ये आपको बताए थे पहले कि कैसे वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हम एक कांस्टेंट यूज किए आई प्रोपोर्शनल, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट किए आपका यूज V इक्वल टू आर आई। यहाँ पे इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया R, यानी कि अब इसका R का फॉर्मूला निकालिए, R इक्वल टू V बाई आई, R इक्वल टू V बाई आई। अब देखिए यहाँ पे R लाने का मतलब क्या हुआ, आप एक बात को समझिए। एक वायर ये है, एक कॉपर वायर ये है, और ये मान लीजिए आयरन का रॉड है। ये कॉपर वायर है और ये आयरन का रॉड है। अब क्या होगा कि इसको अगर हम 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इसको भी 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जितना करंट यहाँ पे आपको महसूस होगा या जितना करंट यहाँ पे आप मेजर करेंगे मीटर के थ्रू, क्या उतना ही करंट इस मार्कर में इस आयरन के रॉड में उतना ही करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो करंट है वो वोल्टेज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, लेकिन ये जो करंट है वो एक चीज पे और निर्भर करता है, रेसिस्टेंस पे। यानी कि अगर रेसिस्टेंस पे निर्भर करता है कि अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा। यहाँ देखिए, अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? इस बात को आप समझे कि हम लोग यहाँ पे R को कांस्टेंट क्यों लिए? R को कांस्टेंट इसलिए लिए कि अगर मान लीजिए हम आपको बताएं कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। अगर बैटरी 10 वोल्ट का लगा है तो करंट कुछ होगा, और 20 वोल्ट का लगा है तो और बढ़ जाएगा करंट। लेकिन अब यहाँ पे जो I के जगह पे यहाँ पे R एक कांस्टेंट यूज किए प्रोपोर्शनल के जगह पे, तो वो क्यों किए? क्योंकि बेटा आपके पास दो वायर है, एक कॉपर का है एक आयरन का है। अब ये भी 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है, ये भी 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है। दोनों में इक्वल करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जो करंट का फ्लो है वो पोटेंशियल पे तो डिपेंड कर ही रहा था, लेकिन रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। उस मटेरियल का रेसिस्टेंस कितना है, तो इसका रेसिस्टेंस कम है, कॉपर का रेसिस्टेंस कम है, तो इसमें चार्ज ज्यादा फ्लो होगा, और इस आयरन के रॉड का रेसिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें करंट कम फ्लो होगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस और ये कि कांस्टेंट R यहाँ पे क्यों लेते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर है। इसके बाद आगे का जो टॉपिक है वो ये है कि रेसिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको बढ़ाने पे या घटाने पे, जिसको चेंज करने पे रेसिस्टेंस पे असर पड़ता है, वो घटता या बढ़ता है। चलिए, तो बच्चों यहाँ से निकल के आया रेसिस्टेंस इक्वल टू V बाई आई, रेसिस्टेंस इक्वल टू V बाई आई, और इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट होता है आपका ओम्स। यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद एक छोटा सा टर्म समझिए, रेसिस्टेंस समझ लो। उसके बाद रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर क्या होता है। देखो, रेसिस्टर बच्चा एक डिवाइस होता है। रेसिस्टर क्या होता है? एक डिवाइस होता है। रेसिस्टर एक डिवाइस होता है जो करंट के फ्लो को मेंटेन करता है, करंट के फ्लो को मेंटेन करता है। तो अब इसका हमें जरूरत क्यों पड़ा? सपोज आप एक बात को समझिए कि आपके पास एक वायर है A और B, एक वायर है A B, इसको आप कनेक्ट कर दिए एक बैटरी से 10 वोल्ट के, एक बैटरी से 10 वोल्ट के। अब तुम चाहते हो कि यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्ट है, यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्ट है, यहाँ से 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है ये पूरा डिवाइस। तो आप चाहते हो यहाँ पे कम करंट जाए, तो यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा दो।
एक रेसिस्टर लगा दो जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकेगा और चार्ज को कम फ्लो होने देगा। तो रेसिस्टर का यूज कब पड़ता है? जैसे एलईडी जो बल्ब में होता है, मेरे मोबाइल का, हमारे मोबाइल का चार्जर होता है, उसमें रेसिस्टर लगा होता है ताकि जो करंट आ रही है बाहर से बिजली के खंभे से, वो डायरेक्ट करंट मेरे चार्जर में, आपके एलईडी में अगर आ जाए तो उसको फ्यूज कर देगा। इसलिए वहाँ पे रेसिस्टर लगाए होते हैं ताकि करंट को जितना ज़रूरत है उतना ही जितना उन सब को रन करने के लिए ज़रूरत है उतना ही चार्ज आए। तो रेसिस्टर समझ के एक डिवाइस होता है जो करंट को मेंटेन करने का काम आता है। मतलब अगर कहीं बाहर से ज़्यादा करंट आ रहा है तो उसको कम करना है, किसी भी डिवाइस को कम करंट चाहिए तो वहाँ पे एक रेसिस्टर लगा के करंट के फ्लो को कम कर सकते हैं, करंट को कम कर सकते हैं। समझ गए? रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है और रेसिस्टर एक डिवाइस होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आगे बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं। मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे बढ़ाने या घटाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है या घटता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे बदलने से रेसिस्टेंस में बदलाव आता है। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। आप लोग इसको लिख लीजिए, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। उसके बाद इसको ऐसे लिख लीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी वायर का लेंथ को बढ़ा दिया जाए, किसी भी वायर के लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। इसका मतलब कि अगर किसी भी वायर के लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब इस बात को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, कोई भी चीज, कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है जो आइडियल कंडक्टर हो। कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है जो आइडियल कंडक्टर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा कंडक्टर या वायर नहीं है जो अपने आप में से 100% इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे। कोई भी ऐसा वायर नहीं है, चाहे वो कॉपर हो, सिल्वर हो, एल्यूमिनियम हो, कोई भी ऐसा आइडियल कंडक्टर कोई भी नहीं होता। कोई भी ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा कंडक्टर, कोई भी ऐसा वायर नहीं होता, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं होता जिसमें से 100% चार्ज फ्लो कर जाए, जिसमें से 100% चार्ज फ्लो कर जाए। कुछ ना कुछ अपोजिशन, मतलब कुछ ना कुछ उसमें अपोज करने की क्षमता होती ही है। तो अब रेसिस्टेंस लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है? तो इस बात को ऐसे समझिए कि आपके पास कोई वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और दूसरा वायर आपके पास है जिसका लेंथ 2 मीटर है। आपके पास दो वायर है जिसका लेंथ, एक का 1 मीटर है, दूसरे का 2 मीटर है। अब क्या होगा, इस वायर को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। अब यहाँ से चार्ज को फ्लो होकर यहाँ जाने में, कुछ तो रेसिस्टेंस इसमें, कुछ तो ये मटेरियल का रेसिस्टेंस होगा, कुछ तो चार्ज को अपोज किया होगा, फ्लो करने में रोकेगा। सपोज मान लीजिए कि 1 मीटर में इस चार्ज को फ्लो होने में 0.2 ओम रेसिस्टेंस काम किया, यानी कि इतना रोका। अब इसमें देखिए 2 मीटर है, उसी चार्ज को यहाँ फ्लो करके यहाँ ले जाने में थोड़ा तो बढ़ेगा, रेसिस्टेंस दुगना हो जाएगा क्योंकि इसका लेंथ डबल है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर हुआ कि लेंथ कैसे रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट ये भी समझ सकते हैं आप कि ये तो आपको समझ में आ गया कि हर रेसिस्टेंस, हर कंडक्टर के पास कुछ ना कुछ अपोज करने की क्षमता होता है, चाहे वो सिल्वर ही क्यों ना हो। तो एक चीज और समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जितना दूर तक ट्रेवल करना होगा उतना ज्यादा अंदर कोलिजन होगा उसके एटम के साथ, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा उस वायर का रेसिस्टेंस होगा। इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में एटम के साथ कोलाइड करता है, और जितना ज्यादा कोलाइड करेगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। जितना दूर तक कोलाइड करेगा उतना ज्यादा, जितना दूर तक ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन, जितना दूर तक फ्लो करेगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा और उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है कि रेसिस्टेंस कैसे लेंथ पे डिपेंड करता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका है कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसका मतलब A का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन
एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है, अगर आपके भाषा में बोले तो कितना मोटा है, ये आपका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इसको कहते हैं। तब किसी भी मेटल का, किसी भी वायर का, किसी भी मटेरियल का जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही कम रेसिस्टेंस। ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पे, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पे रेसिस्टेंस जो है वो कैसे कम हो रहा है, या क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाने से रेसिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है, इस बात को समझिए। आप लोग इसको बिल्कुल इजी तरीके से समझिए कि आपके पास एक ये वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, और दूसरा वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। दोनों कॉपर के वायर हैं, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। चार्ज किसमें आसानी से फ्लो होगा, चार्ज किसमें आसानी से फ्लो होगा? जाहिर सी बात है इसमें आसानी से फ्लो होगा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। इसमें आसानी से फ्लो होने का मतलब है कि इसमें चार्ज आसानी से फ्लो होने का मतलब है कि इसमें चार्ज को कोई रोकेगा नहीं, या चार्ज को ज़्यादा अपोज नहीं किया जाएगा, और इसमें चार्ज को अपोज होगा, चार्ज आसानी से फ्लो नहीं होने देगा, यानी कि इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इसमें चार्ज आसानी से फ्लो हो जाएगा क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, इसमें चार्ज आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगा। इसका वजह ये है कि इसके अंदर कोलिजन होगा, आपस में इलेक्ट्रॉन इधर उधर टकराएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, और इसमें ऐसा नहीं होगा, इसके पास फ्री स्पेस है। यहाँ तक समझ आया। और थर्ड है आप लोगों के पास रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर हम लोग टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि रेसिस्टेंस और फोर्थ पॉइंट बच्चों ये है कि रेसिस्टेंस इज आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब रेसिस्टेंस इस चीज पे भी निर्भर करता है, रेसिस्टेंस इस चीज पे भी निर्भर करता है कि वो कौन सी चीज से बनी है। सपोज अगर कोई वायर है वो कॉपर से बना है तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, वो चार्ज को फ्लो होने में कम रोकेगा। और ये प्लास्टिक है, ये अगर प्लास्टिक से बना है तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब कि रेसिस्टेंस आपका किस चीज से बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ है, उस पर भी निर्भर करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है रेसिस्टिविटी। यहाँ तक हम आप लोग को पढ़ाएं ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है, रेसिस्टर के बारे में बताएं। अब अगला टॉपिक है रेसिस्टिविटी। उसके तो अगला पॉइंट आप लोग का है रेसिस्टिविटी। अब ये रेसिस्टिविटी क्या होता है बच्चों? जब हम लोग किसी यूनिट लेंथ के बारे में बात करें, जैसे ये ले लीजिए, ये एक कंडक्टर है जिसका लंबाई 1 मीटर है, ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। ये एक क्या है? कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा उसी को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई वायर के पास, अगर किसी वायर का 1 मीटर लेंथ हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो। अगर किसी वायर का लेंथ 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसके रेसिस्टेंस को ही हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो उसके रेसिस्टेंस को ही हम लोग
रेसिस्टिविटी कहते हैं। समझ गए यहाँ तक कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। अगर आपके पास एक वायर है जिसका लंबाई 1 मीटर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा उसी को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। जैसे एक वायर है आपके पास, ये एक वायर है आपके पास, इसका लेंथ जो है 1 मीटर है, इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस कंडक्टर का, इस वायर का जो रेसिस्टिविटी होगा इसके रेसिस्टेंस के बराबर होगा। तो अब हम लोग रेसिस्टेंस तो पढ़े थे, रेसिस्टिविटी पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ी? देखिए इसका जरूरत इसलिए हम लोगों को पड़ा कि यहाँ तक आप समझ गए कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। रेसिस्टिविटी 1 मीटर लंबा वायर का जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसका जो रेसिस्टेंस होगा उसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं। देखिए जो आपके पास मान लीजिए एक कॉपर वायर है, एक आपके पास यहाँ पे ये कॉपर वायर है, कॉपर वायर, ये आपके पास सिल्वर वायर है, सिल्वर वायर है। अब आपसे पूछे कि कॉपर वायर का, अब आपसे कोई पूछे बच्चा कि कॉपर वायर का रेसिस्टेंस कितना है, तो आप कैसे बता पाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस R जो होता है वो L के प्रोपोर्शनल होता है और A के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपसे वही चीज दोबारा कोई पूछे कि सिल्वर वायर का रेसिस्टेंस कितना है, ये कितना चार्ज को फ्लो होने से रोकेगा, तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको लेंथ नहीं पता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं पता है। तो इसी के लिए एक टर्म आया रेसिस्टिविटी, जिसमें हम लोग जब भी रेसिस्टिविटी का बात करेंगे तो उसमें जो आपका लेंथ होगा फिक्स होगा, लेंथ जो होगा वो फिक्स होगा 1 मीटर, और जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो भी फिक्स होगा 1 मीटर स्क्वायर। तो आपसे अगर कोई कॉपर का रेसिस्टिविटी पूछे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कॉपर का वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। आपसे कोई सिल्वर का पूछे तो सिल्वर का लेंथ रेसिस्टिविटी पूछे, सिल्वर का वायर का लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। समझ गए कि रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस ही होता है, बस उसका ये कंपैरिजन करने के लिए रेसिस्टिविटी टर्म को लाया गया ताकि हम तुलना कर सके कि कौन सा कंडक्टर, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो चार्ज को ज्यादा फ्लो होने देगा, किसका रेसिस्टिविटी कम होगा, किसका ज्यादा होगा। ये कंपैरिजन करने के लिए रेसिस्टिविटी टर्म आया था, जिसमें लेंथ 1 मीटर रहता है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। इसमें कुछ आपका जो डेरिवेशन है और जो फॉर्मूला है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि आपका रेसिस्टिविटी क्लियर ही होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो रेसिस्टिविटी होता है 1 मीटर लंबा वायर का जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसी का रेसिस्टेंस होता है, उसी का एक वायर जिसका लेंथ 1 मीटर हो, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसके रेसिस्टेंस को ही हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम लोग कंपैरिजन कर सके कि किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, किसका कम है, कौन से मटेरियल का। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा।